नमस्कार, मैं वंदना खुराना शुक्राइन नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक दर्शक है जिन्होंने बोला कि मैं पंच तत्व के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आज मैंने सोचा कि ये 5 वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो आपके जीवन को सार्थक कर दे। तो 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ जल और अग्नि तत्व के ऊपर। अभी मैं ये बना रही हूँ वायु तत्व के ऊपर। देखिए, जैसे अग्नि तत्व हमारे शरीर का हिस्सा है, अग्नि हमारे शरीर का हिस्सा है, जल हमारे शरीर का हिस्सा है, ऐसे ही वायु भी हमारे शरीर का हिस्सा है। अब वायु से हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? वायु से तो हम लोग कनेक्ट हैं। देखिए, जब गर्भ में बच्चा होता है तो वो सांस नहीं लेता, वो मछली की तरह होता है, और जो थैली होती है जिसमें वो भ्रूण बन रहा होता है उसमें एमनोटिक द्रव्य बोलते हैं उसको, एमनोटिक लिक्विड। साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे। वो उसी को मछली की तरह पीता रहता है। कान में भी उसके वही भरा होता है, नाक में भी उसके वही भरा होता है। वो उस समय वो सांस नहीं लेता। सांस वो तभी लेता है वो जब पेट से बाहर आता है, तभी वो ज़ोर से रोता है, चिल्लाता है। एक एक्टिविटी होती है कि हमारे जो कान हैं, जैसे ही वो पेट से बाहर आया, वो थैली फटी, उसके नाक में हवा जाती है, कान में हवा जाती है, और जो एमनोटिक लिक्विड है, द्रव्य है, वो उसके शरीर में अवशोषित हो जाता है अंदर। मान लीजिए मुंह है, मुंह के अंदर भरा हुआ है शरीर में, वो अंदर से अवशोषित हो जाएगा। और नाभि की नाल है वो काट दी जाती है, तो माँ के शरीर से बच्चे का शरीर डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो नाभि का काम वहीं तक था। आगे भी अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वो नाभि से दवाई ले सकता है, कोई भी तेल लगा सकता है। ऐसे दवाई तेल के रूप में हो तो वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम में चली जाएगी हमारे शरीर में जो संरचना है। तो इसी तरीके से वो बच्चे में, जब वो बच्चा उसने सांस ली तो हवा ने प्रवेश करा सबसे पहले, उसके बाद आँख खोलता है या कुछ सुनता है। तो जो हवा है वो ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में ऐसी हवा रख रहे हैं या है फैक्ट्रियों के ज़रिए से, मान लीजिए प्रदूषित हवा है, तो आप सोचिए कि एक बच्चे को जब पहली सांस ही प्रदूषण से भरी हुई मिलेगी तो कैसा होगा। या एक बच्चे को जब रेडियो एक्टिव चीज़ों के बीच में पैदा करा जाएगा, यानी कि जैसे मशीनें लगा दी चारों तरफ, उसमें से लगातार रेडिएशन हो रहा है, तो वो रेडिएशन के बीच में जब वो पैदा होगा, कितना लेवल होगा उसका ज़िंदगी का, सोचिए आप। जो बच्चे घर में पैदा होते हैं, और ऐसे घरों में जहाँ पे मशीनें कम है, मशीन मतलब फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब मशीन है, पंखा, प्रेस, ये सब मशीन है। और जो चालू स्थिति में बहुत सारी मशीनें हमेशा चालू रहती है, जैसे पंखा चालू रहता है, टीवी चालू रहता है, कोई और मशीन घर में लगी, फ्रिज चालू रहता है 24 घंटे। तो ये क्या, रेडियो एक्टिव। हमारा मोबाइल तो सबसे बड़ा रेडियो एक्टिव है, जैसे हमको 24 घंटे कान पर लगा के रखते हैं या घुसे रहते हैं सारे दिन, इसको देखते रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। तो सोचिए, अगर आपका बच्चा ऐसी रेडियो एक्टिव चीज़ों के बीच में पैदा हुआ और आपके घर में 50 मशीनें, उसी के बीच में वो सांस ले रहा है, तो आपने क्या करा, उसकी सांस खराब कर दी। चाहे आप बेशक कितने प्लांट ला के रख लीजिए जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन रात, लेकिन आपने वो चीज़ें तो नहीं ख़त्म करी ना अपने बीच से। वो रेडिएशन तो 24 घंटे चल रहा है। तो रेडिएशन से आपका शरीर सबसे ज़्यादा, समझ लीजिए, उस रेडिएशन से सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो हम क्या करें, सारी रेडिएशन चीज़ हटा दें, या तो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ ही ना करें, या फिर हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे हमारे को या हमारे बच्चे को नुकसान ना हो। लेकिन लोग सुनेंगे नहीं। वो सोचेंगे वीडियो देख के कि इस हिसाब से तो हमें सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है तो वो सोचिए। आप जो लोग, आप अभी भी ऐसे बुजुर्ग जो 100 साल के हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे? वैद्य होते थे दवाई के लिए, सर्जरी के लिए भी वैद्य होते थे। लोग बुग्गी पे, तांगे पे चल के जाया करते थे, घोड़े पे चल के जाया करते थे। क्या आज ऐसी मशीनें डेवलप की जा सकती हैं जो रेडिएशन ना करें, जो प्रदूषण ना फैलाएं? रेडिएशन डेवलप की जा सकती है, डेवलप करने वाला चाहिए। जब इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से, ऐसी चीज़ों को निकालेंगे जो रेडिएशन फ्री होंगी, तब आप एक स्वस्थ जीवन अपने बच्चे को दे पाएंगे। उसका डीएनए पहले से ही अफेक्टेड है, रही सही का सर रेडियो एक्टिव चीज़ पूरी कर देती है, तो उसकी मानसिक और बुद्धि कैसे काम करेगी? वो उसी समाज के पीछे चलेगा जिसके पीछे आप चल रहे थे अभी तक।
या अगर वो कुछ चीज़ करना चाहेगा तो हो सकता है। देख, आप कुछ ये भी देखते होगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम में ऐसे पैदा होते हैं, जब बाद में उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में। ये सब क्या है? शरीर का फॉर्मेशन हमारा भ्रूण में ही होता है। सारी चीज़ों का जो चक्र जागृत होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, पूरे एक एक हिस्सा गर्भ में पूरा तैयार होने के बाद बच्चा बाहर आता है। लेकिन बाहर आके उसको क्या मिलता है? विषैला धुआं, रेडियो एक्टिव चीज़ें। फिर आप उससे उम्मीद लगाते हो डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बड़ा बड़ा बंदा बन जाए, तो उसको खूब सारी किताबें और ये सब उसको अंडर प्रेशर कर देते हो। फिर उस अंडर प्रेशर लाइफ जीता है वो। फिर वो भागने की कोशिश करता है उस लाइफ से। कुछ लोग उसमें जूझते हैं, कुछ बच्चे उसमें सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे घर से भाग जाते हैं, कुछ अगर एक लेवल पे अपने आप को ले भी आए तो वही असंतुलन बना रहता है उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम ही इतना बढ़िया डेवलप करा है, बिल्कुल दैहिक मानसिक शोषण वाला। हर तरह से परेशान, हर तरह से परेशान। आप देखो, जिसको देखो वो परेशान है, किसी न किसी वजह से परेशान है। पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो पर्सनल इशू चल रहे होंगे उसके। कुछ ना कुछ सबके साथ लगा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि संतुलन नहीं है। ना आपके भीतर संतुलन, ना आपके परिवार में संतुलन, ना आपके समाज में संतुलन, कहीं संतुलन नहीं है। क्योंकि अगर संतुलन होता तो समस्या ही नहीं होती। तो इस संतुलन को लाने के लिए जो वायु तत्व है, जैसे मैंने बोला अग्नि तत्व या जल तत्व से कनेक्ट होकर भी हम अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, वैसे ही ये वायु तत्व भी है। हवा जब हल्की हल्की चलती है या थोड़ी सी तेज़ चलती है, उसमें बैठिए, उसका आनंद लीजिए, उसे महसूस कीजिए। वो प्राणदायिनी है, उसके बिना ये शरीर बेकार है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, प्राण नहीं है हवा में, तो मरने लगेंगे लोग। और वही ऑक्सीजन देखिए पानी में भी होती है, चाहे खारे पानी हो या मीठा पानी हो। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर जीव जंतु उसमें पनपेंगे नहीं। तो इतना महत्वपूर्ण है हवा। और हवा से कनेक्ट होने का तरीका मैंने आपको बताया था, यही है कि जो वायु है उसको महसूस कीजिए। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि आप ऐसी, हाँ, गांव में रहते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा फील करते हैं कि किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और बड़ा आनंद उस समय आ रहा होता है, नींद भी आ जाती है, मतलब थकान उतर जाती है, थोड़ा सा सो के थोड़ा आराम करके थकान उतर जाती है। क्योंकि आपने दो एनर्जी ली। हवा वाली एनर्जी तो आपको मिली ही शरीर को, जिस पेड़ के नीचे आप लेटे हुए हैं उस पेड़ की एनर्जी भी तो आप कनेक्ट हो गए ना, उस पेड़ की एनर्जी भी मिलेगी आपको। तो हवा से कनेक्ट होने का तरीका यही है। अब हम लोग गर्मियों में पंखे चलाते हैं, उस पंखे की हवा भी तो हमें कनेक्ट ही हो रही है ना, हमें अच्छा लगता है पंखा चलते ही। और जैसे पंखा बंद होता है हमें बहुत भयंकर गुस्सा भी आता है, गर्मी भी लगती है और परेशान भी हो जाते हैं। अब कूलर की हवा है, कूलर में मोटर चलती है, उसमें रेडिएशन होता है। सोचिए, हवा तो आपको मिल रही है लेकिन साथ में रेडिएशन फ्री, मतलब रेडिएशन आपको मुफ्त में मिल रहा है। ऐसे ही आप एसी चलाते हो तो उसकी भी तो कोई ना कोई मशीन ऐसी होगी जो रेडिएशन करती है। तो जितना आप जिसको प्रोग्रेस कह रहे हो वो आपका जीवन घटा रही है। तो ऐसी प्रोग्रेस किसी काम की नहीं है जो आपको आपका जीवन को घटा दे, मतलब आपकी उम्र 50 साल कर दे और आपको फैसिलिटी पूरी दे दे। तो उस फैसिलिटी का क्या काम? वो फैसिलिटी थोड़ी है, वो तो आपके लिए जहर है। जो आपको 100 उम्र की ज़िंदगी से घटा के 50 पे ले आए, तो वो उसको हम लोग ऐसी साइंस, ऐसी टेक्नोलॉजी किस काम की है? हो सकता है कि हम लोग उस चीज़ों को ऐसे डेवलप ही नहीं कर पाए कि हमें नुकसानदायक चीज़ें नहीं मिली, या फिर हमने अपने आप को प्रकृति से ही दूर कर लिया। क्योंकि प्रकृति के साथ में रहना, उसके साथ संतुलन बना के रखना, उसमें आपको फ्रिज कूलर ऐसी कुछ नहीं चाहिए। तब भी सारी चीज़ें हो सकती है वैसे ही सुव्यवस्थित तौर से जैसे अभी हो रही हैं, लेकिन तब इतनी फैक्ट्री नहीं होंगी। मैनुअली चीज़ जो पहले होती थी उसमें रेडिएशन नहीं होता था, लोग मेहनत करते थे, उससे जो भी धन अर्जन उनको होता था, उनका रोजगार भी बना रहता था, वो काम भी बना रहता था। एक हैंडीक्राफ्ट
हमेशा रहता था। हाथ के कामगार लोग थे उस समय। अभी क्या है, ज़्यादातर फैक्ट्री लग गई है, मशीनों से काम हो रहा है, लेबर कर रही है काम, लोग लगे हुए हैं, लेकिन उन मशीन के बीच में जो लेबर या जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, सोचिए उनकी लाइफ में कितना रेडिएशन घुला हुआ है। तो आपने अपनी लाइफ को भी असंतुलित किया, आप जिसको रोजगार दे रहे हो उसकी लाइफ भी आपने असंतुलित कर दी। आपने हथकरघा उद्योग देखा होगा, हथकरघा की मशीन देखो आप कैसी होती है, हाथ से बनता है ना, कोई रेडिएशन नहीं है, कपड़ा वो भी बुन रहे हैं। ठीक है, कपड़ा बुनने में टाइम लगता है, लेकिन वो कपड़ा भी मजबूत होगा, रेडिएशन फ्री, उसके बच्चे भी पलेंगे जो बना रही है या बना रहा है वो व्यक्ति। और जिस तक वो चीज़ जाएगी, एक मेहनती आदमी के हाथ से बन के कोई चीज़ जाएगी, तो जो उसका इस्तेमाल करेगा वो भी मेहनत ही, उसकी इच्छा करेगी मैं भी हाथ से काम करूँ। तो सोचिए कि हमने अपनी लाइफ में इंसानों को तो कम कर दिया, मशीनें बढ़ा दी, तो लास्ट में क्या होगा, आप अकेले पूरे घर में अकेले रह रहे होंगे, खूब बड़ा बंगला होगा, पैसे होंगे, सारी मशीनें होंगी, किचन में बहुत सारी मशीन, जहाँ सो रहे हो वहाँ बहुत सारी मशीन, हर जगह मशीन 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 मशीन, हर काम करने के लिए एक मशीन। तो फिर आप क्या काम करोगे? ठीक है, ये आपकी कला की, आपने इतनी सारी चीज़ें डेवलप की, लेकिन उस चीज़ें डेवलप करने से आपको कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं, दोनों चीज़ें देखिए। और एक बार ज़रूर सोचिए इस चीज़ के ऊपर कि हम लोगों ने अपनी हवा कैसे बर्बाद करी है। बनाने वाला तो खैर इसमें ज़िम्मेदार है ही, जो मशीनें बना रहा है वो बेच रहा है, वो तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से सप्लाई करेगा, लेकिन हमने वो चीज़ें खरीदी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, लेकिन हमने आसान नहीं बनाई, उससे और अपनी ज़िंदगी कठिन कर ली। तो आप खुद सोचिए, इस चीज़ का चिंतन करिए कि हम अगर ऐसी हवा में रहते हैं, जैसे जो पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ कम चलती हैं, फैक्ट्रियाँ कम हैं, तो वहाँ पे धुआं, प्रदूषण, गंदगी, ऐसी चीज़ें कम मिलेंगी, तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। फिर आप पहाड़ के एक स्तर पे जा रहे हो, नीचे उतर रहे हो, फिर चढ़ रहे हो, फिर आपके शरीर का वर्कआउट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको मोटे लोग बहुत कम मिलेंगे, पतले ही मिलेंगे, क्योंकि चढ़ना पहाड़ पे, फिर उतरना, फिर वो सामान पीठ पे ढोते हैं, तो वो अपने शरीर का संतुलन बना के रखते हैं क्या कि वो गिरे ना। तो मोटा आदमी, सोचिए कि वो अपनी हेल्थ ही नहीं इतनी ज़्यादा नहीं कर, फैट नहीं चढ़ाते कि वो संतुलन से बाहर हो जाए शरीर। और दूसरा होता है कि प्रसन्नता में रहना, अपने आप को जितना प्रसन्न रखेंगे, खुद भी प्रसन्न रहिए, दूसरे को भी प्रसन्न रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपका शरीर भी प्रसन्न रहेगा, और शरीर के जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, ये भी प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि चाहिए क्या हमें? प्रसन्नता। हमें हम जो सोचते हैं ना, हम एक सुकून ही तो चाहते हैं, खुशी, प्रसन्नता, जिसको मैं कह रही हूँ आनंद। और वो मैं आपको शुरू से कह रही हूँ, त्राटक करिए, संतुलित बनाइए अपने आप को। जब आप अपने जीवन को आनंद में करेंगे तो आपके पूरे परिवार का जीवन आनंद में हो जाएगा। पूरे परिवार का होगा तो आपके जो साथ में कनेक्टेड लोग हैं उनका वो भी आनंद में जीवन, क्योंकि जैसा आदमी के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, वैसा ही वो भी फील करेंगे। और बेकार की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, कूड़े कचरे को निकालना शुरू कीजिए। कोई कूड़े के साथ रहता है क्या? बताइए, कौन रहता है कूड़े के साथ? कोई भी नहीं रहता। एक कूड़ा उठाने वाला भी क्या करता है? कूड़ा अलग कर देता है, पॉलीथीन बेच देता है, लेकिन जिस घर में वो जाके रहेगा वहाँ कूड़ा नहीं होगा। तो आप कूड़े के साथ कैसे रह सकते हैं? तो हमारे भीतर भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें निकालनी पड़ेंगी, और वो आत्ममंथन से ही निकलेगी। अगर आपके शरीर में कोई चीज़ खाने पीने के माध्यम से, हवा के माध्यम से जा रही है, तो वो त्राटक के ज़रिए से आपके शरीर को हानि होने से बचा लेगी, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी। जब क्षमता बढ़ जाएगी तो वैसे एटमॉस्फेयर में भी आप रह सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि सब इकट्ठा हो और इस चीज़ों के बारे में सोचो, और कोशिश करो अपनी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए जो हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, या आने वाला जो शिशु है उसके लिए घातक सिद्ध ना हो। कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल, 20 साल, 40 साल बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो
या तो गर्भ में मर रहे हैं, या गर्भ या पैदा होने के बाद मर गए, या कुछ समय बाद मर गए, या तो वंशागत प्रॉब्लम की वजह से, या रेडिएशन की वजह से, किसी भी वजह से। क्योंकि जब उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं रहेगी तो कितने दिन जीवित रहेंगे। शरीर जो हवा है इसमें विभिन्न प्रकार के विषाणु हैं, विषाणु, कीटाणु, और हमारे शरीर में जब तक प्रतिरोधक क्षमता होती है तब तक हमारा शरीर उससे लड़ता है, संघर्ष करता है, बस पैदा होने से लेके और मरने तक। और जिस दिन प्राण निकल जाते हैं तो जो हवा उसको, जिस हवा में के कीटाणु से भी उसको प्रतिरोधक, जो भी उसकी प्रतिरोधक क्षमता थी वो तो समाप्त हो गई, तो वही हवा उसके लिए विषैली बन जाती है। और उसकी सांस में जो भी लास्ट टाइम विषाणु गए वो कीड़े बन के पनपने लग जाते हैं। और उसके शरीर में भी जो कीड़े, हमारे शरीर में भी जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, स्किन पे, अंदर, सांस के ज़रिए जा रहे हैं, मुंह में हैं, और भी बॉडी में जगह जगह हैं, तो वो हावी हो जाते हैं शरीर पे। और लास्ट में क्या होता है, जो लोग दाह संस्कार नहीं करते वो देखते होंगे कि शरीर में कीड़े पड़ते हैं, तो कहाँ से आते हैं? उसके बीज तो पहले से ही है ना। तो यही है सब कि हमारे शरीर का एक पार्ट है हवा, और ऑक्सीजन है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। उसको हम सही तरीके से लें, पूरा सांस लें अच्छे से, और उसको, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो वो ज़रूर करें इसको। सांस को आराम से लें, आराम से छोड़ें, आराम से लें, आराम से छोड़ें। अब आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों के फेफड़े कमज़ोर होते हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। दवाई आप कर रहे हैं वो कराइए, लेकिन योग के ज़रिए, सांस लेने के तरीके के ज़रिए। देखिए, जब भी त्राटक आप करेंगे या ध्यान करेंगे, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी सांस की गति धीरे धीरे होने लग जाती है, धीमी होने लग जाती है। जो आपके शरीर की एनर्जी है वो सारी इकट्ठी होके, अगर आप त्राटक कर रहे हैं तो जहाँ देख रहे हैं वहाँ लगने लग जाती है। अगर आप ध्यान में हैं तो आपके भीतर ही वो घूमने लग जाती है, तो आपके हाथ पैर थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाएंगे। जब तक आप ध्यान में रहेंगे वो सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, और आपकी जो सांस की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। शरीर में जो भी गति चल रही है अंदर, वो धीमी होनी शुरू हो जाएगी, धीमी 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 धीमी, बहुत धीमी। आपने देखा कि बहुत सारे लोग ध्यान में, योग में चले जाते हैं और उसके बाद ऊपर ही चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं वो, या काफ़ी टाइम तक शरीर में रहते हैं, मरते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनकी शरीर की प्रक्रिया जो है, सांस उनकी बहुत धीमी 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 हो गई होती है, जीवित होते हैं वो। और जो शरीर में प्रक्रिया चल रही होती है वो धीरे, बहुत धीमी 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 धीमी। और एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? जैसे मैंने बोला, हवा से मिलती है, क्योंकि योगी है, त्राटक करें या ध्यान करें, हवा से वो हमेशा कनेक्ट रहते हैं। हवा से उन्हें एनर्जी मिली। दूसरा, वो हवा में पानी भी होता है, हल्की फुल्की नमी भी होती है, तो उनके शरीर में वो भी हल्की फुल्की वो भी जाती रहती है। और पेड़ पौधों के बीच में वो लोग तपस्या करते हैं, तो पेड़ पौधे की एनर्जी भी उनको मिलती रहती है। तो जब तक उनका शरीर रिसीवर का काम करता है, तो वो रिसीव करता रहता है, इधर से इधर से इधर से। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पेड़ के पीछे नीचे बैठने से, बैठ के ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो वो यही सब है। जागृत तो वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन अब उसको जागृत होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो जितनी जल्दी मिलेगा उतना अच्छा। लेकिन जो लोग पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, वो अपने घर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, पेड़ से कनेक्ट तब भी हो आप हो सकते हो, जरूरी नहीं पेड़ के नीचे ही बैठो। आप पेड़ को ध्यान से देखो दूर से, तब भी आपको उसकी एनर्जी मिलेगी। कितनी देर देख सकते हो ये आपके ऊपर है, कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद अपना डेली रूटीन का काम करो। आप अपनी लाइफ, अपने लेवल उस पर ले आओ कि आप जिस चीज़ को देखो वही त्राटक, वहीं से एनर्जी मिल जाए आपको। तो फिर आपको किसी पेड़ के नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं। पेड़ के नीचे बैठने का मतलब पेड़ अपनी एनर्जी दे रहा है आपको। उस हाईएस्ट लेवल पे आपकी एनर्जी चली गई कि आप फिर जो इच्छा शक्ति करोगे वो होगा। लेकिन तब तक जो आपका हायर लेवल है वो इतना जा चुका होगा, आपको कुछ चाहिए ही नहीं होगा। आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे जाना कहाँ है, कुछ नहीं चाहिए। बंगला, गाड़ी, पैसा वैसा, मोह माया, कुछ नहीं। और फिर जब आप इच्छा शक्ति करोगे तो वो निस्वार्थ भाव से होगी, और दूसरों के लिए करोगे। आप, कोई दुखी मिलेगा, आप उसको बोल दोगे ठीक है, समस्या तेरी खत्म हो जाएगी, परेशान मत हो जाएगी उसकी समस्या अपने, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी का एक हिस्सा उसको दे दिया। आपकी एनर्जी वहाँ काम करेगी। शुरू में हमें शरीर को सिखाना पड़ता है, हम आत्मा है, हम शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से। जब ही हम कंट्रोल कर लेंगे उसको, तो ये सीख जाएगा इसको क्या करना है क्या नहीं करना। फिर इसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप काम करेगा। लेकिन कभी कभी कमांड भी देनी पड़ेंगी आपको। तो
इस तत्व के बारे में आपने सुन लिया। इसके बारे में अगर आप चाहते हो कि और कोई वीडियो बने और डिटेल डिस्कशन हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको लगता है कि यूज़फुल वीडियो है तो आप शेयर भी कीजिए। और त्राटक की वीडियोस देखिए, मोस्टली मैं त्राटक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कोई त्राटक आपके लिए, आपको लगता है कनेक्ट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसको हमेशा के लिए कीजिए। नहीं तो 2-4 त्राटक ट्राई कीजिए, सब समझने लग जाएंगे। क्योंकि आपको उसको नहीं समझना, आपको खुद को समझना है। बस आपको एक ज़रिया बनाना है त्राटक ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से सोचिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर बनाऊँगी। वंदे मातरम।